India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। यूपी सरकार ने कहा अपराध जघन्य नहीं, मिले बेल। कोर्ट ने कहा किसी को अनिश्चित समय तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने की मांग पर केंद्र ने कहा प्रक्रिया जारी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी से कहा अतिरिक्त सबूत मंत्रालय को दे। दिल्ली कोर्ट ने कहा जांच एजेंसियों को अपने स्रोत का खुलासा करने से पत्रकारों को कोई वैधानिक छूट नहीं। अगर जांच के लिए जानकारी जरूरी तो देना होगा। बैड कैरेक्टर घोषित करने के खिलाफ आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अपील कर सकते हैं अमानतुल्लाह। India Legal presents Courts Roundup. लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने जमानत का विरोध किया और कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम किसी को अनिश्चित समय तक जेल में बंद नहीं रख सकते हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि जमानत का मापदंड सभी के लिए समान हो। दिल्ली दंगे के आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया था। साथ ही कोर्ट को अवगत कराया कि घटना के चश्मदीद गवाह ने आरोपी मिश्रा को मौके से भागते देखा था और ये बात चार्जशीट में भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि अपराध गंभीर श्रेणी का है और ऐसे में आरोपी को जमानत देना समाज पर बुरा असर डाल सकता है। वहीं आशीष मिश्रा की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पिछले 1 साल से जेल में हैं। एक बार उनको जमानत मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेल खारिज कर दी थी। इस मामले में 400 से ज्यादा गवाह हैं जिनका बयान होना है। इस स्थिति में 5 साल तक मामले में ट्रायल चलेगा। ऐसे में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को अनिश्चित समय तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि जमानत का मापदंड सभी के लिए समान हो। दिल्ली दंगे के आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। रोहतगी ने कहा कि दूसरे एफआईआर जो दर्ज किए गए उसमें आरोपों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। इस मामले में कोई चश्मदीद सामने नहीं आया है। इस पर यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि इस मामले में 4 आरोपियों की जमानत का ट्रायल कोर्ट में विरोध किया गया। यूपी सरकार ने कहा कि इस जघन्य अपराध पर जमानत दिए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी सरकार से पूछा कि जब चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्ज फ्रेम हो चुका है तो ऐसे में जमानत पर बहस करें। पीड़ित पक्ष को वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि जघन्य अपराध के मामले में सुप्रीम कोर्ट को आरोपियों को जमानत नहीं देनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा तो क्या हम मूक दर्शक बने रहें? कानून के तहत जमानत की मांग की सुनवाई करना और निर्णय देना हमारी शक्ति के तहत है। आप दायरे का ख्याल रखें। रोहतगी ने कहा कि जिस जगजीत सिंह ने मामले में शिकायत की है वे चश्मदीद गवाह नहीं हैं और उसकी शिकायत सिर्फ अफवाह पर आधारित है। मुकुल रोहतगी ने ये भी कहा कि उनका मुवक्किल अपराधी नहीं है और कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया में है और इस पर विचार चल रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे इससे जुड़े अतिरिक्त सबूत मंत्रालय को दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु मसले पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की बेंच ने इस मुद्दे पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बारे में संस्कृति मंत्रालय अदालत को सूचित करेगा। बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से प्रधान न्यायाधीश की पीठ को जानकारी देने के बाद आया। CJI ने स्वामी से कहा कि चाहे तो वो मंत्रालय में जिम्मेदार व्यक्ति से मिल सकते हैं। इसके बाद स्वामी ने कहा कि अगर वो किसी से नहीं मिलना चाहते, हम एक ऐसी पार्टी में हैं, ये हमारे घोषणा पत्र में था, मंत्रालय को 6 या 4 सप्ताह में फैसला करने दें। संसद के शीतकालीन सत्र में बीजेपी सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए स्पेस मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया जाता है, वहां की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं। छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहे हैं और ये दावा नहीं कर सकते हैं कि यही राम सेतु के अवशेष हैं। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु के संबंध में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विस्तृत सर्वेक्षण करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। स्वामी ने कहा कि वो मुकदमे का पहला दौर जीत चुके हैं, जिसमें केंद्र ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया था और कहा कि संबंधित केंद्रीय मंत्री ने सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने की उनकी मांग पर विचार करने के लिए 2017 में एक बैठक बुलाई थी, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा, जिसने 2007 में राम सेतु पर परियोजना के लिए काम रोक दिया। तब केंद्र ने कहा था कि उसने परियोजना के सामाजिक आर्थिक नुकसान पर विचार किया और वो राम सेतु को क्षति पहुंचाए बिना पोत मार्ग परियोजना का दूसरा मार्ग खोजना चाहती है। अदालत ने तब सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से दूर पंबन द्वीप पर है, जिसे रामेश्वरम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। ये श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि IPL के संस्थापक ललित मोदी ने सोशल मीडिया में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पर अपमानजनक आरोप लगाए हैं, जो अदालत को दिए गए अंडरटेकिंग का उल्लंघन है। अंडरटेकिंग में कहा गया था कि वो इस तरह के बयान देने से बचेंगे। ललित मोदी के परिवार से संबंधित संपत्ति निपटान विवाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। CJI ने सिब्बल को बताया कि मामला 14 फरवरी को पोस्ट किया गया है। सिब्बल ने पहले की तारीख के लिए अनुरोध किया और ताकि बयानों को वापस लेने के लिए एक आदेश पारित किया जा सके। उन्होंने बेंच को बयानों की प्रतिलिपि सौंपी। बेंच में जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला भी शामिल थे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के खिलाफ टिप्पणी कर बुरे फंस गए और अब सुप्रीम कोर्ट रोहतगी के खिलाफ ललित मोदी के बयान पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दरअसल बता दें आपको कि हाल ही में ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर रोहतगी के खिलाफ बयानों की टिप्पणियों को लेकर यहाँ बात थी। साथ ही साथ प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि मोदी ने बिना किसी आधार के रोहतगी के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले शुक्रवार को हम इस मामले को बेंच को सौंपेंगे। पूर्व IPL कमिश्नर ने पिछले दिनों एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मुकुल रोहतगी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने मुकुल रोहतगी को धमकाया था कि वह उन्हें भगोड़ा कहना बंद करे। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली ललित मोदी की एक विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट ने ललित मोदी, उनकी मां बीना मोदी और भाई बहन द्वारा दायर मध्यस्थता विरोधी मुकदमे को बनाए रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मध्यस्थता के लिए पार्टियों को हटा दिया था।
फर्जी सीबीआई रिपोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि भारत में पत्रकारों को अपने स्रोतों को जांच एजेंसियों के सामने प्रकट करने से कोई वैधानिक छूट नहीं है। अगर इस तरह का खुलासा आवश्यक है तो करना होगा। न्यायाधीश अंजनी महाजन ने कहा है कि केवल इसीलिए कि संबंधित पत्रकारों ने अपने स्रोत को प्रकट करने से इनकार कर दिया, सीबीआई को पूरी जांच पर रोक नहीं लगा देनी चाहिए थी। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी हमेशा पत्रकारों के संज्ञान में ला सकती है कि स्रोत का खुलासा जांच की कार्रवाई के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें एक आंतरिक समीक्षा नोट को जाली बनाने, इसके लिए सीबीआई को जिम्मेदार ठहराने और जाली नोट के आधार पर झूठी खबर चलाने के आरोप शामिल थे। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2007 को सीबीआई को दिवंगत समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्ति की प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा पिछले साल मार्च में दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित करने के खिलाफ हिस्ट्री लेटर खोलने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने हालांकि खान को दिल्ली पुलिस में अभ्यावेदन दायर करने की छूट दी। सुनवाई के दौरान खान की ओर से पेश वकील एम सूफियान सिद्दीकी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि हिस्ट्री शीट खोलने का दिल्ली पुलिस का कार्य कानून की प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग है। बता दें आपको कि उन्होंने ये भी तर्क दिया कि कार्रवाई पुलिस नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में है, जिसमें कहा गया कि पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता होनी चाहिए। वकील ने यह भी कहा कि हालांकि पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति का नाम शामिल करने का अधिकार है, हालांकि उक्त अभ्यास में शर्त यह है कि संबंधित डीसीपी को निश्चित कारणों को रिकॉर्ड करना होगा। ये तर्क दिया गया कि एसएचओ ने खान के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए बिना किसी सामग्री या आधार के दुर्भावनापूर्ण तरीके से कवायद की है। कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने 1 जून को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। 12 मई को मदनपुर खादा इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के बाद दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की हिस्ट्री शीट ओपन कर घोषित अपराधी करार दिया था। दिल्ली पुलिस के इसी फैसले को अमानतुल्लाह खान ने चुनौती दी। इस मामले में साकेत कोर्ट ने 13 मई को अमानतुल्लाह खान को 50,000 के मुचलके पर जमानत दी थी। $200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बड़े खुलासे किए हैं। कोर्ट ने दिए अपने बयान में आपको बता दें कि जैकलीन ने कहा है कि सुकेश मेरी भावनाओं के साथ खेला और उनकी जिंदगी नरक बना दी। सुकेश ने उन्हें गुमराह किया और उनकी जिंदगी, उनका करियर बर्बाद कर दिया। जैकलीन ने अपने बयान में बताया है कि पिंकी ईरानी सुकेश चंद्रशेखर की एक सक्रिय सहयोगी है और सुकेश उसके माध्यम से लोगों को फंसाता था। जैकलीन ने कहा है कि जब वह केरल जा रही थी तो उनसे संपर्क करके सुकेश ने उन्हें प्राइवेट जेट में सफर करने की सलाह दी। उसने ये कहा कि उस समय कोरोना महामारी चल रही थी और लिहाजा प्राइवेट जेट में वह जाएंगी तो बेहतर रहेगा। केरला में रहते हुए 2 बार सुकेश ने 2 बार प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी अरेंज किया था। जैकलीन ने कहा कि उन्हें सुकेश के द्वारा कई गिफ्ट मिले, जिसमें बुकेट, ग्लास के कुछ गिफ्ट भी शामिल थे। बता दें आपको कि जैकलीन ने यह भी कहा है कि उन्होंने सुकेश से कैश में पैसा नहीं लिया है। जैकलीन ने कहा कि उनको सुकेश के द्वारा एक घोड़ा भी गिफ्ट किया गया था। सुकेश ने मेरे परिवार के सदस्यों से मेल कर रहा था वो, और साथ ही साथ मेरे परिवार के सदस्यों में मेरी बहन को उसने बताया कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हूं और मेरा बहुत बड़े राजनीतिक लोगों से जान पहचान भी है। जैकलीन ने कहा है कि सुकेश ने मेरी बहन को 1.70 हजार अमेरिकन डॉलर समेत BMW और ऑडी कार भी गिफ्ट किया। उसने मेरे भाई को 27,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी गिफ्ट किए। बताया भी जाता है कि ये सब करके वह मेरे परिवार को भरोसा उनका लेना चाहता था, भरोसा जीतना चाहता था। उसने मेरे पेरेंट्स को पोर्श भी किया और आपको बता दें कि कई गाड़ियां उनको गिफ्ट भी दी। जैकलीन ने कहा है कि मैंने लगभग 3 करोड़ का गिफ्ट ले चुकी हूं मैं, और जब मुझे पता चला कि
सुकेश क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, हालांकि जिसके बाद तुरंत मैंने सुकेश से बात करना भी बंद कर दिया, जिसके बाद मुझे पिंकी ईरानी और सुकेश की तरफ से धमकी भरे मैसेजेस मिलने शुरू हो गए। जैकलिन फर्नांडिस ने बयान दिया है कि सुकेश ने खुद को सन टीवी का मालिक बताया था। उसने कहा था कि जयललिता उसकी चाची लगती थी। अभिनेत्री के अनुसार उसे नहीं पता था कि वह उसे जेल से कॉल करता है। कॉल में केवल पीछे पर्दा और सोफा दिखता था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत दोषी एक अभियुक्त को दी गई 5 साल की सजा को बढ़ा दिया। बता दें, उसे विशेष अदालत ने सजा दी थी जब कोर्ट ने कहा कि जब कानून ने अपराध के लिए 7 साल की न्यूनतम सजा तय की है तो विशेष अदालत के पास न्यूनतम सजा को घटाकर 5 साल करने की कोई शक्ति नहीं है। कालबुर्गी स्थित जस्टिस वी श्री शानंद की एकल पीठ ने अधिनियम की धारा 4 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत शेख रऊफ को दी गई सजा को बरकरार रखा और ट्रायल कोर्ट की सजा को बढ़ा दिया। खंडपीठ ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कानून के ने 7 साल की न्यूनतम सजा निर्धारित की है और इस तथ्य की अनदेखी करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने प्रतिवादी अभियुक्त को 5 साल की सजा दी, जो स्पष्ट रूप से अवैध है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करता है। अभियोजन पक्ष ने विशेष अदालत के साथ सितंबर 2015 के आदेश को इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। विशेष अदालत ने आरोपी को 12 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया था। हालांकि उन्हें दोनों मामलों में 5 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। राज्य सरकार ने अपनी अपील में तर्क दिया कि जब ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने सभी महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करके मामले को साबित कर दिया तो प्रतिवादी आरोपी के खिलाफ सजा की मात्रा और जुर्माने राशि को कम करना सही नहीं था। पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल है और न्यूनतम सजा का प्रावधान है। बता दें आपको, पीठ ने कहा चूंकि कानून ने न्यूनतम 7 साल की सजा निर्धारित की है, विशेष जज के पास न्यूनतम सजा को घटाकर 5 साल करने की कोई शक्ति नहीं थी। वहीं देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सरकारी अस्पताल में निःशुल्क नसबंदी कराने के 2 साल बाद लड़की पैदा करने वाले दंपति को 6 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा गया था। जस्टिस डीएस त्रिपाठी और सदस्य उदय सिंह टोलिया के खंडपीठ ने ये देखने के लिए कई उदाहरणों का उल्लेख भी किया कि नसबंदी गर्भावस्था के खिलाफ 100% सुरक्षित नहीं है और बेंच ने ये भी नोट किया कि शिकायतकर्ता ने एक सरकारी अस्पताल में मुफ्त सेवा का लाभ उठाया था। जिला आयोग के आदेश के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दायर अपील के माध्यम से मामला राज्य आयोग तक पहुंचा। शिकायतकर्ताओं ने के अनुसार ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की ओर से नसबंदी ऑपरेशन करने में लापरवाही की गई थी और बच्चे के जन्म के कारण उन पर अवांछित जिम्मेदारी दी गई थी। बता दें आपको, चूंकि कानूनी नोटिस दिए जाने के बाद भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, इसीलिए शिकायतकर्ताओं ने जिला आयोग के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। साथ ही साथ इसके अलावा अस्पताल ने तर्क दिया कि जेफकोट प्रसूति संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार नसबंदी ऑपरेशन के विफल होने की 0.3% संभावना है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2022 के आदेश के खिलाफ चल रहे भारत राष्ट्र समिति विधायक दल बदल मामले को विशेष जांच दल से सीबीआई को स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारा राम जी की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले कई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की दलीलें सुनी। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि भाजपा और उनके नेताओं के खिलाफ सीबीआई को जांच सौंपना तर्कहीन था क्योंकि सीबीआई केंद्र में भाजपा सरकार के तहत काम करती है। दवे ने कहा है कि सीधे बीजेपी के अधीन आने वाली सीबीआई को
आरोपों की जांच करेगी और साथ ही साथ उन्होंने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष सही नहीं है। वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी ये दिखाने में सफल नहीं हो पाए हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच को कैसे प्रभावित किया गया। दूसरी ओर प्रतिवादियों ने एकल न्यायाधीश के आदेश का बचाव करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार ये माना है कि जब वस्तुनिष्ठा की कमी होती है तो मामले को सीबीआई को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जज ने कहा था कि मामले में चार्जशीट दायर होने से पहले जांच के शुरुआती चरणों में भी मुख्यमंत्री ने खुद महत्वपूर्ण संवैधानिक व पदाधिकारियों को आरोपियों के बारे में वीडियो प्रसारित किए थे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.